गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि याशु को पकड़ लिया जाता है और एक ऑफिसर इसकी बहुत बुरे तरीके से मार लगाता है, लेकिन मारते मारते ये ऑफिसर रुक जाता है, जिसे देखकर यासु कहने लगता है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी हार गए? लेकिन मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक तुम्हें ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं ही हूँ वो ग्रेट थीफ, यानी कि यूसुमित्सु कोजो। इन सभी को यकीन नहीं होता है तो इसे और भी ज्यादा मारते हैं और बोलते हैं कि तेरे जैसा एक हड्डी पहलवान आखिर उस चोर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। और तभी मारते मारते ये जो स्कार्फ यासु के सिर पर बंधा हुआ था उसे निकाल देते हैं और इसके सारे बाल खुल जाते हैं। और जब फुकुरो की नजर इस पर पड़ती है तो ये समझ जाता है कि ये बंदा कौन है और सभी को यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। और कैपिटल में सभी को पता चल जाता है कि वो महान चोर जो कि गरीबों में पैसे बांटता है, अमीरों से चुराकर वो फाइनली पकड़ा जा चुका है। और हम फुकुरो को देखते हैं ओरोची के रूम के बाहर, और ओरोची यहाँ पर कोमोरोसाकी के मरने का गम मना रहा होता है, बिल्कुल एक दिल टूटे आशिक की तरह आंसू बहा रहा था। तभी फुकुरो इसे बताता है कि हमें वो चोर मिल चुका है जो कि अमीरों से पैसे चुराकर गरीबों में बांटता है सर, यानी कि वही चोर जिसका नाम यूसुमित्सु कोजो है। क्या आप जानते हैं कि ये कोजो कौन है? अब ओरोची बाहर आ जाता है अपने डेविल फ्रूट वाली फॉर्म में पूरे गुस्से के साथ, पर फुकुरो हंसते हुए कहता है कि आपको मालूम है क्या सर, ये वही है। और ओरोची को पसीने आने लगते हैं, पर हमें उस बंदे का नाम नहीं बताया जाता है। और ओरोची को जब उसका नाम पता चलता है तो गुस्से के साथ कहता है कि उसे अभी के अभी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाए। और पीछे से क्योशिरो भी कहने लगता है, हाँ, कल का दिन काफी अच्छा भी है, कल उसको कोमोरोसाकी का फ्यूनरल भी है, सभी लोगों के सामने इसे भी एग्जीक्यूट कर देंगे। और यहाँ पर काइडो के जरिए से क्वीन को पता चलता है कि कोमोरोसाकी तो मर चुकी है और आज उसका फ्यूनरल है, जिसके चलते काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पर एक वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल को भी लगाया जाता है क्योंकि कैपिटल में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है और बाकी के इलाकों का सेम हाल होता है। और दूसरी तरफ होल्डन और आशिरादोजी के बीच में बैटल शुरू हो जाती है क्योंकि होल्डन को उसी नोट के जरिए से पता चला था कि असल में पैराडाइज फार्म से जो बंदा खाना चुरा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि आतामाया ब्रिगेड का जो चीफ है शुतनमारू वही है, यानी कि आशिरादोजी। और इसी के चलते इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब कुछ किनेमोन का ही एक प्लान होता है और खाना चुराने का सारा ब्लेम आशिरादोजी के नाम पर लगा देता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी और आशिरादोजी किनेमोन की टीम का हिस्सा बन जाएगा। इनकी मदद लेने के चक्कर में इनके बीच में इंटेंस बैटल चलती है, जिसके चलते होल्डन यहाँ पर पूरी की पूरी जगह पर आग लगा देता है और अब दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। और यहाँ पर ब्रूक फाइनली जोरो को, यानी कि हमारी छोटी बच्ची को ढूंढ लेता है और इसे बताने लगता है कि कैपिटल में एक चोर पकड़ा जा चुका है जिसका नाम यूसुमित्सु कोजो है और वो इबिसु टाउन में बहुत ही ज्यादा फेमस है और शायद इसका नाम कुछ यसु यानी कि यासु टाइप का है। यासु का नाम सुनकर ओतोको को फिक्र हो जाती है और अभी कोमोरोसाकी जोरो के साथ लेटी हुई है, भाई क्या हो रहा है इन दोनों में। और जोरो को भी यासु नाम जैसे ही इसके कानों में बढ़ता है तो इसे भी टेंशन हो जाती है। इस बंदे का पूरा नाम तोनो यासु है क्या? हाँ तुमने सही कहा जोरो। और ओतोको अपने पिता का नाम सुनकर पागल हो जाती है, घर से निकलती है और सीधा कैपिटल के डायरेक्शन में रोते हुए आगे बढ़ती है। और ओतोको के पीछे कोमोरोसाकी, जोरो, ब्रूक तीनों पीछे पड़ जाते हैं और ओतोको दौड़ते दौड़ते जमीन पर नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी अपने पिता की फिक्र में दोबारा से दौड़ने लगती है। और इस बार जब दोबारा से गिरने वाली होती है तो जोरो इसे पकड़ लेता है। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? और यहाँ पर तोनो याशु को ये लोग कैपिटल के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और कैपिटल के दूसरी तरफ कोमोरोसाकी का फ्यूनरल निकल रहा होता है, सभी लोग उसकी यादों में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। और हम ओरोची को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर याशु के एग्जीक्यूशन को देखने के लिए यहाँ पर आ चुका है और तोनो याशु को एग्जीक्यूट करने के लिए बाहर निकाला जाता है और एक जाइंट से लॉग से बांधकर हवा में लटका दिया जाता है एक क्रूसीफाई के ऊपर। और इसके चेहरे पर जो स्कार्फ बंधा हुआ था केजरीवाल वाला वो भी खुल जाता है और सभी को इसका पूरा चेहरा नजर आता है। और जितने भी वानों के अलग अलग रीजन्स थे जहाँ पर उस वीडियो ट्रांसपोंडर स्नेल को लगाया गया था सभी लोग इस लाइव एग्जीक्यूशन को देख पाते हैं। और उडोन के अंदर क्वीन, लूफी, ह्यूग्रो ये सभी लोग भी इस एग्जीक्यूशन को देख रहे थे। और इबिसु टाउन के अंदर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और इबिसु टाउन के लोग भी यासु को देख पा रहे थे। लेकिन जब आकाजा 9 यानी कि ओडिन के सभी रिटेनर्स इस नजारे को देखते हैं तो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये अभी तक जिंदा है क्या? और गाइस इस बंदे का असली नाम है शिमत्सुकी यासुई। सभी की नजर इस पर पड़ जाती है, सभी लोग हैरानी के साथ इसको देख रहे होते हैं। बॉस ह्यूग्रो भी हैरान था कि हमारे बीच तब से एक लेजेंड जिंदा था और किसी को इस बारे में खबर तक नहीं थी। इसी के साथ पहली गोली शूट कर दी जाती है जिसे देखते साथ ही सभी लोग सन्न रह जाते हैं और बताया जाता है कि जब दूसरी गोली चलेगी तो यासु की मौत हो जाएगी। इसके बाद हम याशु की बैक स्टोरी को देखते हैं कि आखिर कौन है शिमुत्सुकी यासुयो। ये बंदा ओडिन का काफी अच्छा दोस्त होता है और इन्हें ओडिन से पहले ही वानो का नया शोगुन चूज किया गया था, लेकिन इसने साफ मना करते हुए ये कहा था कि अगर वानो का अगला कोई शोगुन बनेगा तो वो सिर्फ ओडिन होगा। शिमुत्सुकी यासुई एक स्पोर्ट्समैन था और ओडिन इनसे आकर एक दोस्त की तरह अपने सपनों को इससे शेयर करता है कि असल में मैं समुद्र को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बाहर जाना चाहता हूँ, दुनिया को देखना चाहता हूँ। लेकिन यासुई इससे कहने लगता है कि उससे पहले तुम्हें एक अच्छा सैमुराई बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों से तुम भाग नहीं सकते हो। और प्रेजेंट में सभी लोग यासु को देखकर कहने लगते हैं कि प्लीज इस एग्जीक्यूशन को रोक दो प्लीज। और एक्सड्रेक और बेजिल हॉकिंस इन्हें खबर दी जाती है कि इबिसु टाउन के लोगों ने इन पर धावा बोल दिया है और सभी लोग हंसते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि यासु आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। और हमारी स्ट्रॉ हेड टीम इन्हें बैकअप दे रही होती है जहाँ पर उसाप और रॉबिन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर यासु ऊपर लटका हुआ था और बोलता है ये जो मेरा कैपिटल है ये कितना खूबसूरत दिखता है ऊपर से, है ना? लेकिन इसका सारा क्रेडिट मैं ओरोची और काइडो को तो कभी नहीं लेने दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने बस यहाँ पर तबाही मचाई है और कत्लेआम किया है। यहाँ की खूबसूरती को तुमने बस मिटाने का काम किया। यहाँ की नदियाँ, जंगल, पहाड़, तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी को बर्बाद करके रख दिया। तुम लोग कुछ और नहीं बल्कि बस 20 सालों से वानों का खून चूस रहे हो। और इसका ये लाइव टेलीकास्ट पूरे के पूरे वानों के रीजन में सभी को दिखाई जाती है। सभी लोग इमोशनल थे और ओरोची को गुस्सा आ जाता है। और दूसरी फायरिंग भी यासु
ऊपर करवाने का ऑर्डर दे देता है जिसमें इसकी मौत हो जाएगी। और यहाँ पर कैपिटल के अंदर हम आशुरा दोजी को देखते हैं जो कि होल्डन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुका था। लेकिन जब कैपिटल के अंदर इसकी नजर यासु पर जाती है तो ये भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। और इसी दौरान यासु सभी को बताने लगता है कि आजकल इस कैपिटल के अंदर वो जो न्यूज है उस पेपर को लेकर जिस पर मैंने मजाक में हाफ मून बना दिया था उसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चे हैं। सभी के कान खड़े हो जाते हैं और किनेमोन भी आशुरा दोजी से जा मिलता है और ये दोनों भी याशु को बचाना चाहते थे। और याशु आगे बताने लगता है कि मेरे इस मजाक ने पूरे कैपिटल में खलबली मचाकर रख दी है। वैसे मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। 20 साल पहले जब ओडिन साहब मारे गए तो उसके बाद ओरोची हमारे पास आया था और उसने हमसे कहा था कि अगर हम लोग कुरोजुमी क्लैन के अंडर में काम करेंगे या उनके सामने सरेंडर कर देंगे तो वो हमें छोड़ देगा। लेकिन 5 रीजन्स के दाइमा वो सभी लोग ओडिन के लिए काफी ज्यादा वफादार थे। ओरोची ने जब उनसे कहा कि हम उसका साथ नहीं देंगे और हमें मार देगा तो हम सभी दाइमों ने मिलकर अपनी तलवारें इनके अगेंस्ट निकाल ली और इन सभी से कहा कि हम कभी भी तुम्हारे अंडर तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते। हम जमकर खड़े रहे, अड़े रहे, लेकिन फिर काइडो बीच में आ गया था। यहाँ पर आकर आग लगा देता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके बाद हम काइडो को देखते हैं जो कि सारा नजारा अपनी दारू की बाटली को दवाई समझकर पी रहा होता है। और इसकी बातें सुनकर काइडो को मजा भी आता है और एक्साइटमेंट से भरने लगता है। और यहाँ पर उडोन के लेबर कैंप के अंदर बॉस ह्यूगो, क्वीन सामा और लूफी और ये सभी लोग बहुत गौर से इसे देख रहे थे। और यासु आगे बताता है कि ओरोची तुम एक नंबर के गधे हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ शोगुन मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हें अपनी मौत का, अपनी गद्दी जाने का इतना ज्यादा डर है कि तुम यहाँ पर कैपिटल के लोगों को पकड़ते फिर रहे हो। जिस किसी के पैर में भी तुम्हें वो हाफ मून का टैटू दिखता है बस तुम किसी भीगी बिल्ली की तरह उन्हें पकड़ना शुरू कर देते हो, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तो वानो का एक बहुत ही फेमस टैटू है। लेकिन तुम्हारा डर तुम पर इस कदर हावी हो गया कि तुमने आसपास कुछ नहीं देखा, बस लोगों को पकड़कर उन्हें जेल में भरना शुरू कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो सभी लोग निहत्थे हैं। तुमने उन सभी के पैरों में बस टैटूज देखे और उन सभी को दबोचना शुरू कर दिया। हाँ? और सभी को लगने लगता है कि इसकी बातों में दम है। और याशु आगे बताता है कि मैंने जीने की उम्मीद तो न जाने कब की ही छोड़ दी थी, लेकिन मैं फिर भी छुपकर इबिसु टाउन में रह रहा था। और यहाँ पर किनेमोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि याशु किनेमोन का प्लान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा होता है। और यहाँ पर ये बेचारी छोटी सी बच्ची अपने फादर को बचाने के लिए कैपिटल की तरफ पागलों की तरह रोते हुए आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पर बिग मॉम भी उडोन की तरफ आगे बढ़ रही थी। और यहाँ पर ओरोची दूसरी फायरिंग करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी फायरिंग भी हो जाती है और हमें याशु की एक छोटी सी बैक स्टोरी को देखते हैं। जब भी ओडिन को जरूरत पड़ती थी पैसों की तो कैसे उसके रिटेनर्स यानी कि किनेमोन और ये सभी लोग यहाँ पर यासु के पास आकर ही इसके पैसे चुराया करते थे। लेकिन यासु इन सभी को पकड़ लेता है और इन सभी को पैसों की जगह कुछ सोना देते हुए कहता है कि देखो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम लोग ओडिन के रिटेनर्स हो और ओडिन के रिटेनर्स ऐसे चोरी चकारी करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें अगर सच में ओडिन के लिए कुछ करना है तो तुम्हें उसके लिए पढ़ना लिखना होगा, ताकतवर बनना होगा, समाज में ओडिन के रिटेनर्स के तौर पर इज्जत कमानी होगी। लोग जब ओडिन के रिटेनर्स के बारे में सोचे तो सभी के मन में एक रिस्पेक्ट उभर आनी चाहिए। ऐसे ही कुछ और बातें कहकर इन सभी को गाइड करते हैं और किनेमोन को ये सारी बातें याद आ जाती हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। यासु की बॉडी को गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। इसकी आंखें बंद होने लगती हैं और इसे अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी तोको नजर आती है जो कि पिताजी कहते हुए रो रही होती है और इसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। और इसी के साथ यासु की बॉडी नीचे जमीन पर जाकर गिर जाती है और यासु की मौत हो जाती है। R.I.P. यासु। इस नजारे को जब इबिसु टाउन के लोग देखते हैं तो बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। जोरो भी यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी इसे नजर आता है कि इबिसु टाउन के लोग पहले तो यासु की मौत पर रो रहे थे पर अगले ही सेकंड खिलखिलाकर हंस उठते हैं। इनके वर्ड्स तो बिल्कुल रोने वाले होते हैं पर इनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि जैसे इन्हें बहुत ही खुशी हो रही है। ये नजारा देखकर जोरो की सटक जाती है और इन सभी को हंसता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। आखिर ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं? तुम सभी लोग पागल हो चुके हो। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि आज यहाँ पर वो इंसान मारा गया है जो कि तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता था। आखिर उसकी मौत पर तुम लोग ऐसे कैसे हंस सकते हो? अब बस बहुत हो चुका, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जोरो को भड़कते हुए देखकर मोमोनोसाकी बीच में आ जाती है और इसे रोकते हुए बताती है कि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। वो कमीना ओरोची इन सभी के पीछे का जिम्मेदार है। उसने यहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है, इनसे इनका खाना पानी भी छीन लिया है और इन सभी से इनके इमोशंस भी छीन लिए हैं। क्या? हाँ जोरो, ये सब कुछ उसी फ्रूट की वजह से हो रहा है जिसे कि स्माइल कहा जाता है। ये क्या बक रही हो? और सभी लोग दोबारा से जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। और यहाँ उडोन के अंदर जब लूफी ये सारा नजारा देखता है तो इसका भी खून खौल उठता है। मैं नहीं जानता ये इंसान क्या है और इसने क्या किया है, लेकिन कोई भी ये डिजर्व नहीं करता कि जब वो मर जाए तो लोग उस पर हंसे। बॉस ह्यूगो जब इस नजारे को देखता है तो ये भी रोने लगता है। लूफी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इनकी बस यही गलती थी कि ये सभी लोग भूखे थे और इन सभी ने वो फ्रूट खाया जिसका नाम है स्माइली। अब लूफी भी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन क्वीन, ओरोची और इसके जो सबऑर्डिनेट्स थे ये सभी लोग इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और सभी की सिचुएशंस को देखकर एंजॉय कर रहे थे कि कैसे सभी लोग इनकी मौत पर हंस रहे हैं। और शिनोबू सभी को एक्सप्लेन करते हुए बताने लगती है कि असल में काइडो जब अपनी बीस्ट आर्मी को रेडी कर रहा था तो उसने अपनी आर्मी के सभी लोगों को डेविल फ्रूट्स को खिलाया और वो सभी आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स थे और इन आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स का सक्सेस रेट सिर्फ 10% है, यानी कि 10 में से सिर्फ एक बंदे के पास ही चांसेस है कि उसे सक्सेस मिलेगा और बाकी 9 को पावर्स नहीं मिलेंगी, लेकिन उनके तैरने की शक्ति चली जाएगी और सभी लोग ऑलमोस्ट इमोशनलेस बन जाएंगे क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इमोशन बचेगा और वो है हंसना। चाहे ये लोग गुस्सा हो, दुखी हो, चाहे कुछ भी हो,
ये सभी लोग हर सिचुएशन में बस हंसते ही रहेंगे। और इसी के बेस पर काइडो ने अपनी बीस्ट आर्मी को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है वेटर्स, यानी कि वो सभी लोग जो कि डेविल फ्रूट पाने के इंतजार में हैं। दूसरे हैं गिफ्टर्स, जिन्हें की डेविल फ्रूट की ताकत मिल चुकी है। और लास्ट में आते हैं प्लेजरर्स, जिन लोगों ने भी डेविल फ्रूट खाया और उन सभी को डेविल फ्रूट की ताकत नहीं मिल पाई और इनके पास हंसने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। पर अब सवाल ये है कि इबिसु टाउन के अंदर ये डेविल फ्रूट्स कैसे पहुंचे। असल में जब इबिसु टाउन भूखमरी की हालत में पहुंच गया था तो ओरोची के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि हम ऐसे इबिसु टाउन के लोगों को मरने नहीं दे सकते, वरना हमारे फार्म में काम कौन करेगा। इन सभी को जिंदा तो रखना ही होगा। तभी तो इनके परिवार के जो भी मेंबर्स उडॉन के लेबर कैंप में काम कर रहे हैं वो सभी लोग अपनी फैमिली की आस में जीत रहेंगे और दिन रात काम करते रहेंगे। और इसे डेविल फ्रूट की एक बाइट लेने से ही उसमें पावर्स हैं या फिर नहीं, इसके बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर आधे खाए हुए डेविल फ्रूट्स में कुछ अच्छे फल मिलाकर इन सभी को इबिसु टाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। और बेचारे ये सभी लोग जो कि भूखमरी से मर रहे थे, ये सभी लोग उस डेविल फ्रूट को खा लेते हैं। और तब से ही इबिसु टाउन के लोग अपने इमोशंस को पूरी तरह से खो देते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट में ओरोची किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा होता है। फाइनली मैंने यासु को मार दिया। यासु को मैंने मार दिया। देखा तुमने। और तोको अपने पिता याशु के पास आती है, इन्हें उठाने की कोशिश करती है, पर बेचारा याशु तो अब मर चुका है। तोको को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर अब इससे क्या करना चाहिए। और तभी बेचारी रोते हुए अपने पास से उसी टोड ऑयल को बाहर निकालती है, जिसे कि इसने उस शॉप से परचेज किया था। और अपने छोटे छोटे हाथों से उस क्रूड ऑयल को अपने फादर के जख्मों पर लगाना शुरू कर देती है और बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा ऑयल है पिताजी। जो लड़का इस ऑयल को बेच रहा था उसका ये कहना है कि इसके जरिए से किसी भी जख्म को भरा जा सकता है। और जब उस शॉप इस चीज को देखता है तो इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और तभी ओरोची की नजर जब तोको पर जाती है तो गुस्से के साथ आग बबूला हो जाता है। ये वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी कोमोरोसाकी मर चुकी है। तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी और ये यासु की बेटी है। हाँ। ओरोची अपनी गन को उठाता है और सीधा तोको की तरफ इसे तान देता है। और सांजी और जोरो तोको को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं पर ओरोची गन को फायर कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जोरो और सांजी यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों की ये स्कूल एंट्री को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और जोरो और सांजी अपने मन में कहने लगते हैं कि वैसे भी हम लोग यहाँ पर वांटेड बन ही चुके हैं, लेकिन अगर ना भी होते इसे हम जान से तब भी मार देते। सांजी और जोरो बहुत ही ज्यादा बैड एस एंट्री लेते हैं और जोरो ओतोको की जान को बचा लेता है। ये नजारा देखकर ओरोची अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, इन दोनों को भी जान से मार डालो। जो भी इस लड़की को बचाने जाएगा उसे यहाँ पर जान से मार देना। और सभी लोग जोरो और सांजी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जोरो और सांजी मिलकर इन सभी की बैंड बजा देते हैं। अब मैदान में वो सोल्जर्स आते हैं जिनके पास वेपन्स होते हैं और सभी लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपना जोरो है ही बहुत ही ज्यादा बैड एस भाई, इसके बारे में क्या ही कहने। सभी के सभी बुलेट्स को बीच में से काट कर रख देता है। और यहाँ पर सांजी अपनी न्यू टेक्निक्स का यूज करता है। और इतने समय के बाद हम सांजी को अपने पैर के ऊपर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता हुआ देखते हैं। नॉर्मली ये हाकी का यूज करता है पर आर्मामेंट हाकी का बहुत ही कम यूज करता है। और सांजी भी बवाल मचा के रख देता है। लेकिन तभी एक्स ड्रेक भी मैदान में कूद पड़ता है और बाकी के लोग भी एंट्री मारते हैं। एक्स ड्रेक सांजी के साथ भिड़ जाता है और जोरो अपनी दोनों तलवारों को बाहर निकालता है 720 पाउंड फेरेक्स और अपने अटैक को ओरोची की तरफ परफॉर्म कर देता है। ये देखकर ओरोची चारों खाने चित हो जाता है और इसे लग रहा होता है कि अब तो ये गया काम से। लेकिन तभी क्योशिरो यहाँ पर आ जाता है और इससे कहने लगता है तुम्हें शोगुन से पहले मुझसे गुजरना होगा। और क्योशिरो और जोरो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर शिनोबू बताने लगती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा दोस्तों, और याशोदामा की बॉडी को भी यहाँ से निकालना होगा। तभी मैदान में फ्रैंकी भी उतर जाता है। आ गया वही अपना गबरू जवान। और फ्रैंकी मौके का फायदा उठाकर याशु की बॉडी को उठाकर यहाँ से भागने लगता है। और लूफी ये सारी फाइट को वहाँ से बैठकर देख रहा होता है और स्पेशली जोरो और सांजी को एक साथ लड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पूरी स्ट्रॉ हैट मैदान में उतर जाती है और जब फ्रैंकी की हालत बिगड़ने लगती है तो उसप इसे बैकअप देता है। लेकिन तभी जब उसप की हालत खराब होने लगती है तो पीछे से रॉबिन इसे बैकअप देती है और यहाँ पर रॉबिन को नामी बैकअप देती है। लिटरली यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रॉ हैट कैपिटल के अंदर ऐसे बवाल मचा रही थी कि दूर से जब लूफी इसे देखता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है जरा देखो ये है मेरे क्रू मेंबर्स। लूफी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसे इतना ज्यादा खुश होता हुआ देखकर युग्रो हैरानी के साथ कहता है क्या ये सभी लोग सच में तुम्हारे ही क्रू मेंबर्स हैं क्या? हाँ दद्दू ये मेरे ही क्रू मेंबर्स हैं, लेकिन हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, बताइए मत किसी को। क्या बात है जोरो? पर लूफी इस चीज को भी खुद चिल्ला कर कहता है ये मेरे टीममेट्स हैं और क्वीन इस चीज को नोटिस कर लेता है। अच्छा तो ये हरी वाला तुम्हारा दोस्त है? और लूफी 20 रुपए की एक्टिंग करके कहता है ना भी ना, नहीं तो मैं तो इसे जानता भी नहीं भाई, कौन है ये जोरो? मैंने जानता इसे। पर इसकी एक्साइटमेंट सब कुछ रिवील कर देती है और क्वीन कहने लगता है नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। चुप कर जा मोटू, मैंने कहा ना मैंने जानता इन्हें। तभी इस लेबर कैंप के अंदर 2 नए लोगों की एंट्री हो जाती है और इनमें से एक होता है हितोकिरी, जिसने की कोमोरोसाकी को मारने की कोशिश की थी लेकिन जोरो ने इसकी जान बचा ली थी। और इसके पीछे हम यूस्टस किड को भी देखते हैं और इन दोनों को बांध कर लेकर आया जाता है। किड काफी ज्यादा इंजर्ड भी होता है लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलता है तो हितोकिरी की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि एक बात तो बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जो इंसान कभी हंसता नहीं था, लोग इसके ना हंसने के लिए इसका मजाक उड़ाते थे और जो भी इसका मजाक उड़ाता था ये खुद उसे जान से मार देता था, उसकी हालत ऐसे कैसे हो सकती है? और गाइस हितोकिरी कोई और नहीं बल्कि किलर होता है। जैसे कि लूफी का फर्स्ट क्रूमेट जोरो है वैसे ही किड का फर्स्ट क्रूमेट किलर है। और बॉस ह्यूग्रो देखकर बता देता है कि इसकी ये हालत स्माइल फ्रूट खाने की वजह से हुई है, इसी के चलते ये किलर इतना ज्यादा हंस रहा है। और पूरी सिचुएशन को देखकर लूफी की सटक जाती है। ओए बलून, चलो इस मैच को दोबारा से शुरू किया जाए। और यहाँ पर हम जोरो और सांजी को देखते हैं जहाँ पर सांजी
अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ पा रहा होता है क्योंकि इसके हाथ में अभी ओतोको होती है, क्योंकि जोरो ने ओतोको की जिम्मेदारी सांची को दे दी थी। उसाप इस चीज को नोटिस करता है। सांची, उस लड़की को मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूंगा, तू आराम से लड़। और यहाँ पर जोरो अपने टू स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करके क्यूशिरो के साथ लड़ रहा होता है, पर क्यूशिरो इसके सारे हमलों से डॉज करता जाता है और जोरो की तरफ देखकर स्माइल करता है और अगले ही पल यहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैदान में सभी निंजास की टोली आ चुकी है और ये सब के सब स्ट्रॉ हेड्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मैदान में अपने ब्रूक भैया आ जाते हैं और अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर इन सभी को ही दौड़ाना शुरू कर देता है और ये सभी लोग ब्रूक के इस डरावने रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं और डरने लगते हैं। पर तभी इन निंजास के कमांडर की नजर कोमोरोसाकी पर जाती है, जो कि अपना चेहरा कवर करके यहाँ से भाग रही होती है और ये कमांडर अपने दो साथियों को इसके पीछे लगा देता है और यहाँ पर उडॉन के अंदर किड और किलर को क्वीन टॉर्चर करता है। इन दोनों को पानी के अंदर उल्टा लटकाकर डुबोना शुरू कर देता है और वापस से उस सूमो मैच को स्टार्ट करवा देता है। और यहाँ पर बहुत ही बुरी चाल खेली होती है। इसने अपनी स्टॉ पावर्स का यूज किया था, यानी कि अपने डेविल फ्रूट का, जिसके चलते अब जब भी हॉकिंस मरेगा तो इसकी जाने नहीं जाएगी खुद की, बल्कि लॉ के क्रूमेट्स की जान जाएगी। और अगर लॉ हॉकिंस के ऊपर कोई भी डेडली अटैक परफॉर्म करता है तो उसका असर इसके क्रूमेट्स पर होगा। और यहाँ पर कोमोरोसाकी खतरे में पड़ चुकी थी और इसे उन्हीं दो लोगों ने पकड़ लिया था जो कि इसके पीछे भाग रहे थे। और जब कोमोरोसाकी की आवाज सांजी के कानों में पड़ती है तो इसके अंदर ठरक की आग पैदा हो जाती है और अपना डियाब्ले जैम्बो यूज करता है और 30-40 लातें सीधा एक्स ड्रेक के ऊपर उतार देता है, इसकी हालत खराब कर देता है और सीधा कोमोरोसाकी की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचता है तो देखता है कि जोरो यहाँ पर पहले से ही पहुंच रखा है और जोरो को देखते साथ ही सांजी बेचारा जल भुनकर राख हो जाता है कि ये छोटी बच्ची मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुंच गई भाई, और मेरे होते हुए एक लड़की की जान बचा रहा है, वो भी जेंटलमैन तरीके से। और यहाँ पर उडॉन में क्वीन एक बहुत ही बुरी चाल चलता है और कहता है कि इस बार इस सूमो मैच में एक नया रूल ऐड होगा, जब तक लूफी और ह्यूगरो की सांसें चलेंगी तब तक किड और किलर इन दोनों का सर पानी के अंदर डूबा रहेगा। ये कैसा रूल है, ये ज्यादा नहीं हो रहा तेरा क्वीन। पर क्वीन को बस मस्ती करनी होती है, इन सभी को बस ठिकाने लगाना था। आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करते हुए लूफी इस पर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर क्वीन इसके हमले को रोक लेता है और तभी लूफी की अच्छी किस्मत बिग मॉम उडॉन के अंदर आ चुकी थी। और यहाँ पर आशिरादो जी होल्डन से बदला लेने के लिए जाने लगता है, क्योंकि अपने ऊपर लगी इस चोरी का इल्जाम ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। पर तभी किनेमोन इसे रोकता है और इसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पर आशिरादो जी को गुस्सा आता है और इसका सर नीचे जमीन पर पटक कर कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा आतामायामा गैंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तुम्हें अंदाजा भी है क्या कि तुमने किया क्या है। पर किनेमोन इमोशनल हो जाता है और आशिरादो जी के सामने सर झुकाकर कहता है, प्लीज मेरी बात को सुन लो, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे इस कारनामों की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ पर 20 सालों के बाद वानो कंट्री में वापस आया हूँ। मैंने इतने सालों के बाद याशु को देखा और उन्होंने हमारे प्लान को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज याशुदामा के एफर्ट्स को जाया मत होने दो, प्लीज हमारे साथ मिल जाओ और इस जंग का हिस्सा बनो। और यहाँ पर बिग मॉम उडॉन के अंदर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर 3 बड़े बड़े गेट्स को देखकर बिग मॉम पागल हो जाती है। इसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है, पकड़ती है उन गेट्स को और तीनों गेट्स को एक एक करके तोड़ देती है और सीधा अंदर घुस जाती है। मेरा रेड बीन सूप कहाँ पर है? और अचानक से बिग मॉम को यहाँ पर देखकर क्वीन, लूफी इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि भाई ये क्या कर रही है यहाँ पर। इन दोनों ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि बिग मॉम अचानक से यहाँ पर आ जाएगी। मुझे यहाँ पर रेड बीन सूप की खुशबू आ रही है। ओतामा जल्दी से अंदर आ जाओ, हम इसे साथ में मिलकर खाएंगे। पर बाहर ओकीको, ओतामा और मोमो को अंदर जाने से मना कर देती है और ये खुद चॉपर को लेकर अंदर चले जाती है। और यहाँ पर क्वीन को जब पता चलता है कि बिग मॉम यहाँ पर रेड बीन सूप पीने के लिए आई है तो इसके मुंह पर इसे मना कर देता है कि तुझे एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और ऐसा बोलकर क्वीन अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और इसकी बीस्ट फॉर्म एक डायनासोर होती है जिसका नाम है पराचियोसोरस। सभी को लगता है कि अब क्वीन का काम खत्म, पर क्वीन हवा में जंप लगाती है, क्वीन की मुंडी को पकड़ती है और इसे नीचे जमीन पर पटक कर धराशायी कर देती है। बिग मॉम ने यहाँ पर अकेले ही मिनटों में क्वीन को मसल कर रख दिया था, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। ये कैसी औरत है, इसके पास तो बहुत ही कमाल की ताकत है। दद्दू, ये कोई आम औरत नहीं है, ये समुद्र के 4 एम्परर्स में से एक है। तभी क्वीन को दोबारा से होश आता है और वापस से बिग मॉम पर हमला करना शुरू कर देता है। हवा में जंप लगाते हुए अपने वेट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और बिग मॉम के ऊपर सारा प्रेशर डालने लगता है। पर बिग मॉम अपने हाथों से ही इसकी सारे वेट को कंट्रोल कर लेती है। पर तभी क्वीन बिग मॉम को प्रोवोक करना शुरू कर देता है और इसे उकसाने लगता है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, मैं तुम्हें वो रेड बीन सूप कभी नहीं पीने दूंगा, सब कुछ अकेला खा जाऊंगा। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, ये बिग मॉम कितनी ज्यादा भुक्खड़ है, इसका पारा बिल्कुल पीक तक पहुंच चुका है और इसे बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। गुस्से के साथ पकड़ती है इसकी मुंडी को और इसे चक्री बनाकर घुमाना शुरू कर देती है और घुमा घुमा कर इसे सीधा सामने वाली वॉल पर जाकर सना देती है। और इस इम्पैक्ट का डैमेज इतना ज्यादा होता है कि क्वीन अपनी दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पावानुकी इसे देखने आता है और क्वीन की ऐसी हालत देखकर कहने लगता है, 1.3 बिलियन पेरिस का ये गबरू जवान, ये हट्टा-कट्टा सांड बिग मॉम के बस 2 हमलों से ही धराशायी हो गया। पर गाइस, हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक बिग मॉम ने अपनी ताकतों का यूज तक नहीं किया है। इसने तो बस अभी तक अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किया है। भाई साहब कितनी स्ट्रॉन्ग है यार बुढ़िया। और यहाँ पर कारिबो ने ट्रांसपोंडर स्नेल्स को पूरी तरह से जैम कर दिया था ताकि यहाँ पर उडॉन से बाहर कोई भी खबर ना जा पाए। और राइजो इस मौके का फायदा उठाकर लूफी के हैंडकफ्स की चाबियों को ढूंढने लगता है और पूरे के पूरे उडॉन में बिग मॉम के आने की वजह से भूचाल आ जाता है और बिग मॉम पागलों की तरह रेड बीन सूप को ढूंढने लगती है। तभी पावानुकी को पता चलता है कि जिस बड़े से पॉट में उस रेड बीन सूप को रखा गया था वो तो पूरा का पूरा खाली हो चुका है और पैनिक करते
हुए सभी से कहने लगता है कि जिसको भी अपनी जान प्यारी है यहाँ से भाग जाओ, ये बुढ़िया पागल होने वाली है। और बिग मॉम जैसे ही उस बकेट को खोलती है और बहुत ही खुशी के साथ इसे ओपन करती है इस उम्मीद में कि इसमें रेड बीन सूप होगा, पर जब इस बर्तन को खाली देखती है तो पूरी तरह से सदमे में पहुंच जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है ये बुढ़िया। और तभी लूफी के मुंह से निकल जाता है, अच्छा वो रेड बीन सूप, हाँ यार वो तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मजा ही आ गया, हमने तो वो सारा का सारा खा लिया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था वो बिग मॉम। और बस ये सुनने की ही देर थी कि बिग मॉम इसे बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगती है और एक पंच सीधा लूफी पर चढ़ देती है। पर लूफी टाइम रहते ह्यूगो को अपने पास पकड़कर दूर जंप लगा देता है और दोनों रिंग के कोने में पहुंच जाते हैं, जिसके चलते वो कॉलर एक्टिवेट हो जाता है और इसमें से टिक टिक की आवाज आने लगती है। और अब इनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और एक कॉलर ब्लास्ट होने वाला है। लूफी दोबारा से रिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तब तक बिग मॉम दूसरे मुक्के का यूज करके उस सुमो रिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके इम्पैक्ट की वजह से बॉस ह्यूगो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। पर लूफी अपनी आर्म को स्ट्रेच करके इसे पकड़ता है और अपनी नई ताकत यानी कि रियू का यूज करके, दादू मुझ पे भरोसा रखना, और ऐसा बोलकर लूफी इतने दिन से अपनी जिस हाकी पर काम कर रहा था यानी कि आर्मामेंट हाकी के ऊपर, फाइनली लूफी इसे अनलॉक कर लेता है। और लूफी बॉस ह्यूगो के कॉलर और अपने कॉलर को दोनों को साथ में पकड़ते हुए रियू की मदद से उस कॉलर को गले से निकालकर दूर फेंक देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो जाता है, लेकिन फाइनली लूफी और ह्यूगो दोनों की जान बच चुकी है। पर तभी ह्यूगो खुद को बिग मॉम के सामने पाता है और जब लूफी को देखता है तो खुद को दांव पर लगाता है। लूफी तुमने अभी अभी इस चीज को मास्टर किया है और अब यही वक्त है इसे और भी ज्यादा परफेक्शन के लेवल तक ले जाने का। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक तुम मेरी जान नहीं बचा लेते। और लूफी को रियलाइज हो जाता है कि फाइनली 2 साल पहले जिस हाकी को इसने सिल्वर रेले को यूज करते हुए देखा था उसी साबाओडी की स्लेव ऑक्शन हाउस के अंदर जहाँ पर इसने कैमी की जान बचाई थी, फाइनली लूफी ने आज उस चीज का यूज करते हुए अपनी और ओल्ड मैन ह्यूगो की जान बचा ली। और बिग मॉम तेजी से एक मुक्का ह्यूगो की तरफ आगे बढ़ाती है। लूफी इसे रोकने की कोशिश करता है, अपने दोनों हाथों को आगे रखता है और रियू को फ्लो करने देता है। पर लूफी ने ताजा ही इस चीज को मास्टर किया था, जिसकी वजह से अचानक से ही रियू फ्लो होना बंद कर देता है, जिसके चलते बिग मॉम का ये जो खतरनाक थप्पड़ था लूफी को बहुत ही जोर से पड़ता है और दोनों उड़ते हुए सीधा सामने वाली वॉल से जाकर टकरा जाते हैं। लूफी ह्यूगो को बाहर निकालता है, दादू आप ठीक तो है ना? पर ह्यूगो अधमरी हालत में पड़ा होता है। लूफी तुमने जिस रियू को यूज किया उस कॉलर को डिस्ट्रॉय करने में, उसमें और आर्मामेंट हाकी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो आर्मामेंट हाकी होती है वो अपने ऑब्जेक्ट को बाहर से डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन जो रियो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर से डिस्ट्रॉय करती है बच्चे।